नींबू मिर्ची का खेल। बच्चों, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अगर विश्वास है तो भगवान है तो शैतान भी है। मगर विष्णु भगवान और शैतान जैसी बातों को पिछड़ी सोच का बताता था। यही उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। विष्णु एक सड़क पर चलता हुआ आ रहा था। तभी उसकी नजर सामने चौराहे पर रखे नींबू मिर्ची पर जाती है, जिस पर सिंदूर पड़ा हुआ था। उसमें एक काले रंग की गुड़िया भी लगी हुई थी। साथ में एक कील उसमें गड़ी हुई थी, बिल्डअप की हुई। इंसान चांद से मंगल पर पहुंच गया, लेकिन छोटी और दकियानूसी सोच वाले लोगों को जादू टोने से फुर्सत नहीं। कभी नारियल, कभी पूरी खीर, कभी जलता दिया, और ये देखो नींबू मिर्च सिंदूर। इसकी तो ऐसी की तैसी बोलते ही वो नींबू मिर्ची पर जोर की लात मारता है। नींबू मिर्ची और गुड़िया कहीं दूर जाकर गिरते हैं। एक बार मुझे ऐसा करता मिल गया ना कोई, तो बहुत मारूंगा उसे। यहाँ वो नींबू मिर्ची जिसपे विष्णु ने लात मारी थी, उसमें से एक काला धुआं निकलता है, जो एक इंसान की आकृति सा बन जाता है। विष्णु चलते चलते रुकता है। उसके पीछे से वो साया तेजी से गुजर जाता है। विष्णु पीछे पलटता है। वहाँ से कोई नहीं मिलता उसे। वो साया उसके ऊपर खड़ा होता है। किसी बात पर विश्वास ना करना आपका अधिकार है, मगर लोगों के विश्वास का मजाक उड़ाकर ऐसी हरकत करना मौत को दावत देने जैसा होता है। लोग इस तरह के जादू टोने अक्सर अपनी मुसीबत दूसरों पर डालने के लिए करते हैं। जो भी पहला व्यक्ति इन टोटकों से टकराता है, वो मुसीबत जादू टोना करने वाले को छोड़कर उसके साथ चली जाती है। नींबू मिर्ची से टकराने वाला विष्णु पहला व्यक्ति था। मुझे छोड़ दो मुझे, कोई बचाओ। रात का समय था। विष्णु बेड पर लेटा हुआ था अपने घर में। उसके सीने पर अचानक एक सुंदर सी खुले बालों वाली लड़की उसका गला घोंट रही थी। उसने बुरी तरह से विष्णु का गला दबाया हुआ था। विष्णु के पैर फड़फड़ा रहे थे। तभी वो लड़की साइड लैंप उठाती है और उसके स्टैंड से विष्णु के सर पर जोर से मारती है। विष्णु चीखता है। विष्णु चीखता हुआ नींद से जागता है। ये कैसा सपना था? जाने कौन थी वो लड़की? हड़बड़ाता हुआ विष्णु इधर उधर देखता है, अपनी गर्दन को चेक करता है। वहाँ सब नॉर्मल है। विष्णु जग में पानी का ग्लास डालता है। वहाँ विंडो के बाहर एक साया खड़ा हुआ विष्णु को दिखाई देता है। आखिर ये कौन लड़की थी जो मेरा गला घोट रही थी? बिजली कड़कती है। विष्णु सोचता है, मैं ख्वाब में मर गया। कौन थी जो मुझे ख्वाब में मारना चाहती थी? विष्णु पानी का ग्लास मेज पर रखता है और जैसे ही सोने की तैयारी करता है, तभी उसके घर की बेल बजती है। अब इतनी रात में कौन आ गया? विष्णु घर के दरवाजे की ओर देखता है। उसके बाद वो घड़ी की ओर देखता है। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। अब इतनी रात में कौन होगा गेट पर? विष्णु दरवाजे की मैजिक आई से बाहर झांकता है। बाहर एक लंबे बालों वाली लड़की भींगी हुई खड़ी हुई थी, जो ठंड की वजह से खुद में ही सिमटी जा रही थी। अपने कंधों को रब कर रही थी। लड़की का चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। विष्णु दरवाजा खोलता है। जी कहिए। बाहर खड़ी हुई लड़की अचानक पलटती है और अपने बालों को हटाती हुई बोलती है, ओह हाय, मेरा नाम संजू है। इस लड़की की शक्ल देखते ही विष्णु डर जाता है। इसकी शक्ल बिल्कुल ख्वाबों वाली लड़की जैसी थी। तुम तो अभी जी आप मुझे जानते हैं? हाँ, जी नहीं, आपकी शक्ल किसी से बहुत मिलती है। एक पल के लिए मैं धोखा सा खा गया था। बाय द वे, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मैं इस शहर में नई हूँ। बारिश में मेरी स्कूटी खराब हो गई है। क्या मैं बारिश रुकने तक आपके यहाँ रह सकती हूँ? ऐसा सुनते ही विष्णु सोच में पड़ जाता है। एक अनजान लड़की को घर में लाना सही नहीं है विष्णु, मना कर दे। विष्णु के घर जादू टोने वाली मुसीबत उसके घर उसकी इजाजत से ही प्रवेश कर सकती थी। विष्णु की विचार शक्ति ने उस मुसीबत से बचने की ठान ली थी, मगर विष्णु ऐसा नहीं कर सका। उसने अपने ही विचार को हराकर मौत को अपने घर में पनाह दे दी थी। आप यही सोच रहे हैं ना कि एक अनजान लड़की को
घर में कैसे आने दूं? कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए, मैं यही खड़ी हूँ। बारिश रुकते ही चली जाऊंगी। थैंक यू। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अंदर आइए, लेकिन एक शर्त है। ऐसा कहते हुए विष्णु दरवाजा खोलता है और संजू को अंदर आने के लिए कहता है। संजू घर में पैर रखती है। शर्त? जी, आपको मेरी एक कहानी ध्यान से सुननी होगी। मंजूर है। आइए आइए, अंदर आइए। संजू हॉल में आती है और इधर उधर देखती है। विष्णु वहीं पास में ही एक दीवार पर टंगी हुई टॉवल संजू को देता है। ये लीजिए तौलिया, पोंछ लीजिए। कौन सी कहानी सुनाना चाहते हैं आप? देखिए, आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। आपके आने से कुछ देर पहले मैंने एक भयानक सपना देखा था, जिसमें आप मेरा गला घोटकर मुझे मार रही थी। इसीलिए आपको देखकर मैं चौंक गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद नींद के असर में आपको ऐसा लग रहा होगा, मगर हाँ, आपका सपना जरूर बताता है कि आपने हाल फिलहाल में जरूर कोई गलत काम किया है। नहीं नहीं संजू जी, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। तभी विष्णु को नींबू मिर्ची को लात मारने की बात याद आती है। हाँ, वो एक चौराहे पर रखी नींबू मिर्ची को लात जरूर मारी थी, लेकिन उस बेकार की बात से मेरे सपने का क्या लेना देना? उसी का लेना देना है विष्णु। मैं उस जादू टोने का श्राप हूँ। मुझे लात नहीं मारनी चाहिए थी तुम्हें। तुम मरोगे तो जादू टोने करने वाले की मुसीबत टल जाएगी। संजू को चुड़ैल में बदलता देख विष्णु की आंखें बड़ी हो जाती हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विष्णु भागने लगता है। विष्णु भागते भागते दरवाजे के पास पहुंचता है। तभी चुड़ैल का हाथ पीछे से उसके सीने में घुसता है और उसका दिल निकाल देता है। विष्णु पलटता है। चुड़ैल उसकी गर्दन पर दांत गड़ा देती है। तो देखा बच्चों, कभी कभी हमारा आत्मविश्वास भी हमारी मृत्यु का कारण बन जाता है। इसलिए संभल कर चौराहे को पार कीजिए। जाने किस मोड़ पर एक जादू टोने का टोटका आपका इंतजार कर रहा हो। आज की हमारी कहानी का आधार है जरूरत से ज्यादा बड़ी महत्वाकांक्षा। कुछ कर गुजरने की, कुछ हासिल करने की महत्वाकांक्षा धरती पर पैदा होने वाले लगभग हर प्राणी के अंदर उफान मारती है। अच्छाई के रास्ते पर चलकर अगर कोई अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करता है तो ऐसे सफल व्यक्ति का इस धरती पर कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अगर अपनी ऊंची महत्वाकांक्षा को हासिल करने के लिए कोई खून बहाने पर उतर आए तो ऐसे व्यक्ति का अंत भयानक होता है। तुम्हें क्या लगता है बॉस ने हम दोनों को एक साथ क्यों बुलाया होगा? परेशान क्यों होते हो भाई? बॉस के पास ही तो जा रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। और भाई राजू, कैसे हो? घर में सब ठीक? जी साहब, सब अच्छे हैं। तुम भी न रवीश, कितनी बार समझाया है मैंने तुम्हें कि चपरासी, लिफ्टमैन, हाउसकीपिंग वालों से बात मत किया करो, तुम्हारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं खाता है। वो और मैं, हम दोनों इंसान हैं समर, और हम दोनों ही अपना अपना काम कर रहे हैं, इसलिए हमें हर इंसान का आदर सम्मान करना चाहिए। आदर सम्मान? अपनी भाषा तो देखो, गांव की किसी गंवार जैसी लग रही है। हाँ बॉस, आपने बुलाया? यस यस माय बॉय, कम इन, अंदर आ जाओ। समर भी आया है ना? यस यस सर, आई एम ऑल्सो इन सर। गुड, आ जाओ, बैठो। क्या बात है सर, आज आप कुछ सीरियस लग रहे हैं। जिंदगी में कभी कभी कुछ फैसले लेने में बहुत मुश्किल होती है। मैं भी इसी मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूं, इसलिए तुम्हें सीरियस दिखाई दे रहा हूं। खैर, आज मैंने इस कंपनी की जिम्मेदारी से फ्री होने का फैसला ले लिया है
और इस थोड़े से समय में तुम दोनों ने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए किसी नए इंसान को हायर करने की बजाय सोचा कि तुम दोनों में से किसी एक को कंपनी का सीईओ बना दूं। लेकिन तुम दोनों में से किसी एक का चुनाव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन किसी एक का ही चुनाव करना जरूरी भी था। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। मैं उम्र और तजुर्बे दोनों में रवीश से बड़ा हूं। मैं ही सीईओ बनूंगा। कल नए सीईओ की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन सब जगह दे दी जाएगी। सो कल से बलराज ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नया सीईओ होगा रवीश। इतने साल इस कंपनी को जिस पोजीशन के लिए दिए, वो पोजीशन इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता मैं, चाहे मुझे इसके लिए रवीश की जान ही क्यों न लेनी पड़े। कॉन्ग्रेचुलेशन सीईओ सर। अरे क्या भाई, वैसे सच कहूं तो ये पोस्ट मुझे नहीं तुम्हें मिलनी चाहिए थी। तो पोस्ट मुझे दे दो। अरे मजाक कर रहा हूं, चल सेलिब्रेट करते हैं। आज की पार्टी मेरी तरफ से। अरे मगर यूं अचानक मेरी गाड़ी। आजकल लाइफ में बहुत कुछ अचानक हो रहा है। तुम सीईओ भी तो अचानक ही बन गए, तो ये पार्टी अचानक क्यों नहीं हो सकती। आज सिर्फ तुम और मैं और मेरी याच। जैसा दोस्त का मन। चलो। समर, जैसी उथल पुथल इस समुंदर में आज हो रही है, वैसी ही उथल पुथल आज मुझ में हो रही है। इस पोजीशन पर तो मुझे पहुंचना ही था, मगर यह सब इतनी जल्दी हो जाएगा सोचा नहीं था। वक्त ने मेरी किस्मत बदल दी यार। और मेरी किस्मत पलट दी। ये सब जो तुझे मिला है ना रवीश, वो मेरी किस्मत में था। तूने मुझसे मेरी किस्मत छीनी है। समर, कहना क्या चाहते हो? अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता रवीश, अब करना चाहता हूं, और वो मैं करके ही रहूंगा। समर, तुम कुछ अजीब रिएक्ट कर रहे हो। मुझे लगता है हमें यहां से जाना चाहिए। हम नहीं, सिर्फ तुम जाओगे इस दुनिया से दूर, हमेशा हमेशा के लिए। ये क्या बकवास है समर? मैं तुम्हारे इस घटिया मजाक को नहीं झेल सकता। वापस चलो। इंटरनेशनल कंपटीशन में सेकंड पोजीशन आई थी मेरी। समर की अति महत्वाकांक्षा ने रवीश की खुशी तो छीनी ही, वहीं उसे मारकर उसका यमदूत भी बन गया। हर किसी के साथ प्यार से व्यवहार करने वाले रवीश की मौत ऐसे भी होगी, ये किसी ने तो क्या खुद रवीश ने भी नहीं सोचा था। वो अब मर चुका था। हर जगह तलाश लिया है सर, रवीश का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। लगता है सीईओ की पोस्ट मिलने का पता चलते ही उसने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। कहीं किसी 5 स्टार होटल के रूम में पड़ा होगा शराब पीकर। खैर, वक्त को शायद यही मंजूर था कि सीईओ रवीश नहीं तुम बनो। आर यू श्योर सर? तुम्हें मेरे फैसले पे कोई शक है? नो सर, बिल्कुल नहीं। मेरे कहने का मतलब था कि कल तक का वेट कर लेते हैं।
वक्त और बिजनेस किसी के लिए नहीं ठहरता समर। अनाउंसमेंट कल के लिए टाल दो और तैयारी करो। जी सर, थैंक यू। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम। प्रभु की इच्छा लाई है, प्रभु की इच्छा लाई है तुझे मेरे पास। उन्हें भी न्याय चाहिए, तुझे भी न्याय चाहिए। मिलेगा, न्याय मिलेगा। ओम भट। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम भट। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम भट। जा बालक, न्याय कर। न्याय मिलते ही वापस अपनी दुनिया में चले जाना। देख जॉनी, ये मेरा प्रमोशन डे है। सब कुछ बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, कुछ एवरेज नहीं होना चाहिए, समझा? सीईओ की अनाउंसमेंट है ये, सीईओ की। हाँ ठीक है, रख। रवीश, वो यहां कैसे आ सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हैरान है कि मैं यहां कैसे आ गया? हाँ, तुम तो मर चुके हो। फिर मरने मारने का हक तेरे पास नहीं है, ऊपर वाले के पास है। उसी ऊपर वाले ने मुझसे कहा कि सिर्फ मेरा ही वक्त पूरा नहीं हुआ है, मेरे दुश्मन दोस्त का भी वक्त पूरा हो गया है, जिसने तुझे अपनी स्वार्थ भरी महत्वाकांक्षा के चलते मार दिया। मेरे परिवार के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। रविश देख, मैंने तेरे साथ गलत किया है, क्योंकि मैं गलत आदमी हूं यार। पर तू तो सही है ना, अच्छा इंसान है यार। मैंने तेरे परिवार के बारे में नहीं सोचा, पर तू तो मेरे परिवार के बारे में सोच। माफ कर दे भाई, माफ कर दे। मैं माफी देने वापस नहीं आया, तुझे साथ ले जाने आया हूं। चल। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं सीईओ बन चुका हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भागता कहाँ है आस्तीन के सांप? तेरा फन कुचलने के लिए ही तो मैं आया हूं। लालच, जलन और स्वार्थ से भरी सभी महत्वाकांक्षाएं हमेशा से बुरी होती हैं। ऐसी महत्वाकांक्षाओं में अक्सर खून की नदियां बहती हैं। अगर आपके दिल में भी साम दाम दंड भेद की नीतियां अपनाकर आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा है तो उसे त्याग दो, वरना आघोरी कभी भी न्याय करवा सकता है। अरे बहू, सुदीप का फोन आया था कि नहीं? 2 दिन बाद होली है, उसे ऑफिस से छुट्टी मिली कि नहीं? अभी तक तो नहीं मिली माँ जी।
लेकिन उन्होंने बॉस से बात की है। अरे सुदीप, अभी तेरी ही बात हो रही थी। कैसा है तू बेटा? मैं अच्छा हूँ माँ। तेरी छुट्टी का क्या हुआ? बहू बता रही है कि तुझे छुट्टी नहीं मिली। वही बताने के लिए फोन किया है माँ। ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही। मेरा आना मुश्किल है माँ, लेकिन आप चाहो तो आप मेरे पास भोपाल जरूर आ सकते हो। आपको तो मेरे पास आने के लिए किसी को छुट्टी की अर्जी भी नहीं देनी है। मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, करुणा तेरे पास जाना चाहे तो मैं उसे रोकूंगी नहीं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा माँ, मेरे ऑफिस से मेरा एक दोस्त मनोहर आज सुबह ही मुंबई के लिए निकला है। मैंने उसके हाथ आप सबके लिए कुछ गिफ्ट भिजवाए हैं, देख लेना। और करुणा को भी उसी के साथ कल शाम की ट्रेन से भोपाल भेज दीजिएगा। मैंने मनोहर को बोल दिया है। ठीक है, बोल दूंगी। क्या कहा उन्होंने माँ जी? वो हम दोनों को अपने पास बुला रहा है। मैंने मना कर दिया, पर तू चली जा। उसके ऑफिस से उसका एक दोस्त मनोहर मुंबई आ रहा है। कल शाम तुझे उसके साथ भोपाल निकलना है। घर पहुंचते ही अपनी पैकिंग कर लेना। पर माँ जी, आप यहाँ अकेली? तू मेरी चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगी। तू आराम से जा। माँ, माँ, माँ। अरे सुदीप बेटा, पर तू तो नहीं आने वाला था, फिर अचानक कैसे? अरे माँ, लास्ट मोमेंट पर बॉस ने छुट्टी दे दी तो चला आया। करुणा कहाँ है माँ? करुणा, करुणा। क्यों मजाक कर रहा है? करुणा तो तेरे साथ ही होगी ना। थोड़ी देर पहले ही तेरा दोस्त मनोहर लेकर गया है उसे। नहीं माँ, वो मेरे साथ नहीं है। मुझे लगा मनोहर से पहले मैं पहुंच जाऊंगा, तो मैंने उसे कॉल नहीं किया। एनीवेज, मैं उसे वापस आने को बोलता हूँ। प्रणाम माँ जी। मनोहर, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे यार, वो बॉस ने अचानक से छुट्टी दे दी तो मैं भी फ्लाइट पकड़ के आ गया। मैं तुझे ही फोन कर रहा था। करुणा कहाँ है? मतलब मैं उसे ही तो लेने आया हूँ। मतलब करुणा को तू लेकर नहीं गया? नहीं, क्या हुआ? माँ, करुणा किसके साथ भोपाल गई है? सुदीप, कुछ गड़बड़ है। जल्दी से दया को फोन कर। हेलो दया, सुदीप बोल रहा हूँ। भाई, आपको किसी ने फिरौती के लिए कॉल किया या कोई धमकी? नहीं छोटे, ऐसी कोई कॉल नहीं आई। दया, तू कैसे भी करके अपनी भाभी को जल्दी से ढूंढ निकाल। पता नहीं किस हाल में होगी बेचारी इस वक्त। चिंता मत करो माँ, मैं आपकी बहू को सही सलामत घर वापस ले आऊंगा। लेकिन क्या आप उस फर्जी आदमी को पहचान सकती हैं जो नकली मनोहर बनकर आया था? सामने आ जाए तो पहचान लूंगी। माँ, आपने भाभी को यह बात बताई थी कि उन्हें मनोहर भैया के साथ भोपाल जाना है? हाँ, बताई थी। तो जब आपने उन्हें ये बात बताई थी तो उस समय कोई और भी वहाँ मौजूद था क्या? हाँ था, सोहन था। नहीं माँ, सोहन दादा नहीं, उनके अलावा कोई और। दादा ये काम कर ही नहीं सकते। मुझ पर विश्वास करने के लिए शुक्रिया दया। इट्स ओके दादा। अरे दया, उसे छोड़ो मत, अच्छे से सख्ती के साथ पूछताछ करो। मैंने बहुत देखा सुना है कि ऐसे मामलों में घर के नौकरों का ही हाथ होता है। मनोहर भैया, सोहन दादा नौकर नहीं है, बड़े भाई समान है। एनीवेज माँ, फर्जी मनोहर जो गिफ्ट लाया था वो दिखाइए तो। लाती हूँ बेटा।
ये लाया था वो। ये साड़ी आपकी दुकान से ली गई है, तो इसमें जो भी कूपन का नंबर है उस पर 5,000 का इनाम निकाल कर साड़ी खरीदने वाले सभी लोगों को मोबाइल पर ये विनिंग नंबर भेज दो। जो भी इस इनाम को लेने आए तो मुझे इशारा कर देना। नहीं दया बेटा, ये वो आदमी नहीं है। टेंशन मत लो माँ, ये वो आदमी नहीं है तो क्या हुआ, जाएगा ये उसी आदमी के पास। चलो भाई, उस बाइक के पीछे चलो जल्दी। दया, ये वही आदमी है जो मनोहर बनकर बहू को लेकर गया था। मिल गया इनाम का पैसा। इनाम तो अब मैं तुझे दूंगा कल्लू मामा। कौन है बे तू? तेरा बाप इंस्पेक्टर दया। बता, कहाँ है करुणा भाभी? बताता है कि नहीं सर, मैं सब बताता हूँ, गोली मत चलाना, मैंने उसे बेच दिया। तुझे कैसे पता चला कि मनोहर भाभी को लेने आने वाला है? कौन मिला है तेरे साथ? कोई नहीं मिला है सर। कल जब माजी अपनी बहू को मार्केट में ये सब बता रही थी तो उस वक्त मैं वहीं खड़ा था। मैंने सब सुन लिया और पैसों के लालच में आपकी भाभी को किडनैप कर लिया। कहाँ बेचा उन्हें तूने? गोरेगांव वेस्ट पार्किंग हाउस, फ्लैट नंबर 10। बस करो सेठ जी, अभी के लिए इतना ही बहुत है। बाकी कपड़े हम पुलिस स्टेशन में उतार देंगे। डरो मत भाभी, हम आ गए हैं। थैंक यू दया, तूने मेरी बहू की जान बचा ली। क्या माँ, आप भी? मैंने आपकी बहू की नहीं बल्कि अपनी भाभी की जान बचाई है। और नहीं बचाता तो इनके हाथों के चाय पकोड़े और पराठों से हाथ धोना पड़ता ना। भाई का पता नहीं, पर इतना भयंकर रिस्क मैं तो नहीं ले सकता था। भाई, ये आपके पैसे, थैंक यू। पापा, अब श्योर है ना कि शिमला की बस यहीं से मिलेगी? हाँ बेटा, 100% श्योर हूँ, मैंने सब कुछ अच्छे से पता किया है। बस का क्या टाइम है? अभी बजे हैं 9:10 तक तो आ जानी चाहिए। 10 मिनट तो लग ही जाएगी। चलो उधर बैठते हैं। लगता है अपनी ही गाड़ी है। ओ चाचा, गाड़ी शिमला जा रही है, आपको कहाँ जाना है? हमें भी शिमला ही जाना है बेटा। तो फिर आइए बस के अंदर। सीट तो खाली है ना? अरे चाचा, खास आपके लिए आज पूरी बस खाली रख दी है। 500 दीजिए, टिकट लीजिए और जहाँ मन चाहे वहाँ पसर जाइए। ये लो भाई पैसे। पापा, कंडक्टर तो कह रहा था कि बस पूरी खाली है, पर यहाँ 2 लोग तो बैठे हुए हैं। छोड़ ना बेटा, हमें क्या करना है, हमें सीट मिल गई है ना।
अब आराम से बैठो। वैसे मुझे तो कंडक्टर थोड़ा मजाकिया किस्म का लगा। तू फिर से भूतिया किताब पढ़ने लगी। कभी अच्छी किताबें भी पढ़ लिया कर बेटा। ये भी अच्छी किताब है पापा। सीमा बेटा, क्या हुआ? पापा, भूत भूत। अरे मैडम, बस में कहाँ भूत आ गया? नहीं, वो उधर। लगता है मुझसे कोई मिस्टेक हो गई। तू भी ना, कितनी बार कहा तुझसे सफर में भूतिया किताब मत पढ़ा कर, लेकिन तू सुनती कहाँ है। ये भूतिया किताब छोड़ और आंखें बंद करके सो जा। भूत भूत। अब क्या हुआ? पापा, भूत भूत। कहाँ है भूत? पापा, ये दोनों इंसान नहीं है, भूत है। मैंने अभी देखा, इनकी आंखें नहीं थी पापा। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही है तू बेटा? अच्छे खासे तो दिख रहे हैं ये लोग। तू अब चुपचाप सो जा, कुछ मत बोल। उम्र मेरी हो रही है, सठिया तू गई है। पर पापा। पर वर कुछ नहीं, ये किताब मुझे दे। अब सो जा। चाचा, अब बाप बेटी का भूत भूत वाला खेल हो गया हो तो आराम से पसर जाओ। सुबह तक शिमला पहुंचा देंगे आपको। लेकिन अब एक बार भी भूत कहकर कोई भी बोला तो उसी समय नीचे उतार दूंगा। भाई साहब, मेरी बेटी ने आप लोगों को भूत कहा, उसके लिए सॉरी। प्लीज बुरा मत मानिएगा। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, उसने सच ही कहा है। आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। आई लाइक इट। हंसी मजाक होते रहने से सफर आराम से कट जाता है। एकदम सही कहा आपने भाई साहब। भाई राम शरण, पहले इस बुढ़े की बेटी भूत भूत चिल्लाई, अब ये बुढ़ा किसी से बात कर रहा है, जबकि उसके पास वाली सीट में तो कोई है भी नहीं। बुढ़ापे में लोग सठिया ही जाते हैं, तो आराम से बैठ यार। बीड़ी है तो बीड़ी पिला। अरे बीड़ी सिगरेट तंबाकू से कैंसर होता है, इसलिए नहीं पीनी चाहिए। एक ही बीड़ी बची है क्या? बिल्कुल। तभी प्रवचन दे रहा है। वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जहाँ ये बस जा रही है। बहुत अच्छे, हम भी शिमला जा रहे हैं बेटी के लिए रिश्ता देखने। मत जाइए, आगे खतरा है। आप डरा रहे हैं? नहीं, खतरे से बचा रहा हूँ। भाई राम शरण, मैं सच कह रहा हूँ, ये बूढ़ा सच में पागल है। अरे चाचा, शांति से सो जाइए ना, क्यों अकेले अकेले बड़बड़ाए जा रहे हैं? अकेले कौन बड़बड़ा रहा है? इनसे बात कर रहा हूँ। अरे चाचा, किसे बेवकूफ बना रहे हो? वहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे कैसे पागलों वाली बातें कर रहे हैं आप? यहाँ इधर दो लोग बैठे हैं और आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे कौन दोनों? अरे भाई, ये दोनों और कौन? चाचा, या तो आप दोनों को आराम की जरूरत है या डॉक्टर की। इधर कोई भी नहीं बैठा है। पापा, रहने दीजिए, ये कंडक्टर पागल है। भाई साहब, आप लोग भी कुछ बोलिए ना, ये भी कोई मजाक वाली बात है? जाने दीजिए भाई साहब, ऐसे पागलों से क्या मुंह लड़ाना। ये ऐसा ही है, इसकी रोज की आदत है यात्रियों से बहस करना। अबे, अब तुझे क्या हुआ? बस क्यों रोक दी? लुटेरे आ गए दीपू। लुटेरे? सभी लोग अपने अपने सामान लेकर नीचे उतरो जल्दी। क्या रे, आज बस 2 सवारियां? क्या करे बाबूजी, आजकल लोग अपनी गाड़ी से ज्यादा आते जाते हैं, इसलिए अंधेरा चढ़ने के बाद
सवारियां कम ही मिलती हैं आजकल। ये तो सरकार की हिम्मत है जो पब्लिक के लिए अभी भी गाड़ी चला रही है। लेकिन अब इन 2 लोगों के पास क्या मिलेगा? अरे ये क्या 2-2 की रट लगाए बैठे हैं आप लोग? तो कहाँ 4 है ना हम लोग तो। तू सही कह रहा था, ये दोनों बाप बेटी जरूर किसी पागल खाने से छुटकर आए हैं। एक और लुटेरे, दूसरी ओर पागल। जान बचा ले भगवान। ओ हो, लगता है तुम सब 2 यात्री हैं बोलकर डराना चाहते हो। कोई YouTube का वीडियो बना रहे हो ना तुम लोग? बकरा बनाया, मुर्गा बनाया टाइप हैं? अबे वाह बुड्ढे, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि मस्ती मजाक करें। हम काम काजी लोग हैं, इसलिए 2 को 2 4 बोल के आगे बढ़ जाते हैं। पर ये लोग बॉस, ये लोग 4 बोल सकते हैं। 2 ये, 2 ये, 2 दूनी 4। हाँ यार, अब यह तो राइम हो गई। 2 दूनी 4। हाँ यार। क्या बात है, तुझे देखकर लगता है तेरी उम्र शादी की हो गई है। हे, खबरदार जो मेरी बेटी के लिए कुछ भी अपशब्द यूज किए तो। अबे मैं तो इसके साथ सुहागरात मनाने की सोच रहा हूँ और तू शब्दों पर ही अटका है। चल हट। पापा। पापा नहीं, सैया बोल सैया। अब तू मेरी गोद में खेलेगी मेरी जंगली जवानी। प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मदद कीजिए इसकी। इसे कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। प्लीज बचा लीजिए इसे। आप चिंता मत कीजिए श्यामलाल जी, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। लगा ले जितनी गुहार लगानी है तुझे बुड्ढे। आज तेरी बेटी अपनी शादी से पहले मेरे साथ सुहाग रात मनाएगी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं अपना हाथ क्यों नहीं हिला पा रहा हूँ? दीपू, ये सब क्या हो रहा है भाई? अरे भाई, मेरी खोपड़ी के भी धुएं तुम्हारी खोपड़ी जैसे निकल रहे हैं। मैं क्या बताऊं कि ये सब क्या हो रहा है। बुड्ढे, तू ही कर रहा है ना ये सब? तू जादू कर रहा है, जादू कर रहा है ना तू मेरे साथ? तूने पकड़ा है ना मेरे हाथ? मैं नहीं कर रहा ये सब, बल्कि वो कर रहे हैं जो तुम्हें नहीं दिख रहे हैं। कौन नहीं दिख रहे हैं? तो तुम दोनों को तो मैंने पिछले महीने ही लूटपाट के दौरान मारा था। हाँ, उस दिन तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ जोर जबरदस्ती की और हमें गोली मार दी, लेकिन आज हम दोनों तुम सबको मारने आए हैं। मेरी बेटी को बचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है श्यामलाल जी, अब हम चलते हैं। हमारा सफर यहीं तक था और तुम दोनों लोगों की मदद करना सीखो, क्योंकि तुम भी उस दिन बस में थे। अगर उस दिन तुम लोग मदद करते तो हम जिंदा होते। हमें माफ कर दीजिए, आगे से हम गलती नहीं करेंगे। हम आप दोनों की मुक्ति के लिए क्या कर सकते हैं? हमारी मुक्ति तो अब ऊपर वाला ही देखेगा। अब जब तक हम यहाँ पर हैं, शिमला के इस रूट पर किसी भी लड़की के साथ अत्याचार नहीं होगा। गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज स्कूल का पहला दिन था, जहां रोहन अपने तीनों दोस्त सुमन, प्रिया और पवन के साथ स्कूल पहुंचता है। तभी स्कूल के 2 बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कैसे गर्मियों की छुट्टियों में एक बड़ा हादसा स्कूल के अंदर हुआ, लेकिन किसी को भी उस हादसे के बारे में कुछ नहीं पता। अब ऐसा सुनकर सुमन उन दोनों बच्चों के पास जाती है और कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आखिर क्या हुआ गर्मियों की छुट्टियों में? तुम्हें नहीं पता क्या? वो टीचर उनकी। इतना कहते ही बेल बज गई और सभी बच्चे अपने अपने क्लास में चले गए। इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए सुमन भी अपनी क्लास में चली जाती है।
चारों दोस्तों को म्यूजिक का बहुत शौक था। इतने में ही रोहन कहता है, अरे यार, आज स्कूल का पहला दिन है, क्यों ना चलकर म्यूजिक वाले टीचर से मिल लेते हैं। वैसे भी कुछ टाइम में ही कंपटीशन होने वाला है, उसके लिए तैयारी भी तो करनी है। इतना कहकर सभी दोस्त म्यूजिक रूम की तरफ जाने लगते हैं। म्यूजिक रूम के गेट को एक लाल कपड़े से बांधा हुआ है। ये देखकर पवन उस लाल कपड़े को जल्दी से खोलकर साइड फेंक देता है और गेट में धक्का मारकर अंदर जाता है। म्यूजिक रूम काफी गंदा पड़ा हुआ था। चारों तरफ धूल मिट्टी थी और अंधेरा। चारों धीरे धीरे रूम में जाने लगते हैं। इतने में प्रिया को महसूस होता है कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। प्रिया जोरों से चीखती है तो उसके दोस्त पूछते हैं क्या हुआ। तभी वो बताती है, किसी ने मेरा पैर पकड़ा हुआ है, मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। सभी दोस्त डर जाते हैं और बाहर की तरफ भागने ही लगते हैं कि सामने का दरवाजा बंद हो जाता है। अब किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी रोहन को याद आता है कि गेट के पास ही लाइट का स्विच है। वो तुरंत स्विच को दबा देता है और लाइट ऑन हो जाती है और वहां चारों देखते हैं कि उनके आसपास कोई भी नहीं है और प्रिया का पैर किसी ने पकड़ा हुआ नहीं था। वो कुर्सी में फंस गया था, जो देखने में ऐसा लग रहा था कि किसी ने पैर पकड़ा हुआ है। अब ये देखकर सभी हंसने लगते हैं। इतने में ही चारों देखते हैं कि गेट भी अपने आप बंद नहीं हुआ था। असल में गेट हवा की वजह से बंद हो गया था। अब वो लोग शांत होते हैं और आसपास पड़े म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को साफ करते हैं। इतने में ही लाइट चली जाती है। तभी प्रिया कहती है, यार, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलो क्लास में चलते हैं। ऐसा कहकर चारों अपने अपने क्लास में जाने लगते हैं। तभी सामने से गेट खुलता है और एक आदमी खड़ा होता है, जिसे देख चारों डर कर पसीना पसीना हो चुके थे। तभी रोहन पूछता है, तुम कौन हो, ऐसे क्यों खड़े हो? लेकिन आदमी कुछ नहीं बोलता। इतने में लाइट आ जाती है तो वो सभी देखते हैं कि ये तो उनके म्यूजिक टीचर नामित है, जिन्होंने हेडफोन लगा रखा है, इसलिए उनको रोहन की आवाज सुनाई नहीं दी। बच्चों को ऐसा डरा देखकर टीचर नामित कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? म्यूजिक रूम तो काफी टाइम से बंद पड़ा है। सर, हम लोगों को कंपटीशन की तैयारी करनी थी, तो सोचा आज के दिन से ही शुरू कर दें। लेकिन जब यहाँ पर आए तो देखा म्यूजिक रूम की हालत तो काफी खराब है। हाँ, काफी वक्त से रूम की सफाई नहीं हुई है, पर तुम लोग चिंता मत करो, मैं जल्दी इसको साफ करवा दूंगा। और हाँ, जब तक मैं ना बोलूं तुम लोगों को म्यूजिक रूम में नहीं आना है। और अभी कुछ टाइम के लिए म्यूजिक के बारे में भूल जाओ, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मुझे ठीक लगेगा तो मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। म्यूजिक टीचर की बात सुनकर सभी बच्चे अपनी क्लास में चले जाते हैं और पढ़ाई करने में लग जाते हैं। और जब सुमन अपने दोस्तों से बात कर रही होती है कि तभी वो देखती है कि क्लास के बाहर से उसकी एक टीचर नेहा, जो कि हिंदी पढ़ाया करती थी, वो उसे काफी देर से घूर रही है और बहुत अजीब तरीके से बिना पलक झपकाए बस घूरे जा रही है। सुमन ने अपने दोस्तों को बताया और जैसे ही उसके दोस्तों ने देखा जहां टीचर खड़ी थी तो वहां उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता है। इस बात पर भी सुमन कुछ खास ध्यान नहीं देती है और अपना स्कूल खत्म करके वापस घर आ गई। रात के करीब 8 बजे चारों दोस्तों के पास उनके म्यूजिक टीचर का मैसेज आया कि मुझे स्कूल ग्राउंड में 8:30 बजे तक मिलो। अब टीचर का मैसेज देखकर सारे बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी उनके पास एक और मैसेज आता है कि पीछे वाले गेट से आना, क्योंकि मेन गेट पर चौकीदार होगा। इस पर सभी बच्चे स्कूल के पीछे वाले छोटे गेट से अंदर की तरफ आते हैं और ग्राउंड में अपने टीचर का इंतजार करने लगते हैं कि उन्हें पास में एक बास्केटबॉल मिलती है। और चारों डिसाइड करते हैं कि जब तक टीचर आते हैं क्यों ना बास्केटबॉल खेल लेते हैं। तभी प्रिया देखती है कि स्कूल की बिल्डिंग में कोई परछाई घूम रही है, जो काफी तेजी से इधर से उधर जा रही है। यह देखकर वो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि इस वक्त स्कूल में कोई भी नहीं है इन चारों के अलावा, और अगर कोई होता भी तो इतनी तेजी से कैसे भाग सकता था। वो अपने सभी दोस्तों को बुलाती है और देखने को कहती है, लेकिन जैसे ही उसके दोस्त देखते हैं वहां उन्हें कोई भी परछाई नहीं दिखाई देती। और इतने में ही सभी को स्कूल की बिल्डिंग पर एक और औरत दिखाई देती है।
इतनी रात को ऐसे औरत को खड़ा देखकर सभी डर जाते हैं और जोर जोर से उसको आवाज देने लगते हैं, और तभी वो औरत वहां से गायब हो जाती है। सभी डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि कहीं वो औरत नीचे ना गिर गई हो, इसीलिए सभी भागते हुए जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। इस पर पवन कहता है, ये सब क्या था? वो औरत कहाँ गायब हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं कोई हमारे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहा? इतने में ही वहां पर सीटी बजाते हुए और डंडा लेकर एक गार्ड आता है, जो उनको डांटते हुए कहता है, तुम बच्चे इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? तुम स्कूल के अंदर कैसे आए? आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल से कर दूंगा। ऐसा कहकर वो सभी बच्चों को वहां से बाहर निकाल देता है। उनके जाने के बाद गार्ड जैसे अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए जाता है, वहां एक लाश बैठी हुई थी जो काफी खौफनाक लग रही थी। गार्ड डरते हुए पीछे होता है, तभी उसके कंधे पे कोई सड़ा हुआ हाथ रखता है जिसमें से खून निकल रहा था। गार्ड डरते हुए पीछे मुड़ता ही है कि वो भूत उस गार्ड को मार देता है। अगले दिन वो चारों दोस्त देखते हैं कि कोई नया गार्ड आ गया है। इस पर प्रिया कहती है कि अच्छा हुआ वो गार्ड नहीं आया, वरना हमें डांट जरूर पड़ती। इस पर रोहन कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन कल सर ने हमें बुलाया, लेकिन वो खुद ही नहीं आए। आखिर कहाँ रह गए थे सर? चलो चलकर सर से पूछते हैं। ऐसा कहकर सभी दोस्त म्यूजिक टीचर के पास जाने लगते हैं। तभी उन्हें म्यूजिक टीचर दिख जाते हैं, जो कॉरिडोर में खड़े होकर उनको देख रहे थे। चारों उनके पास जाते हैं और कहते हैं, सर कल आप आए क्यों नहीं? हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ, मुझे कुछ काम आ गया था। तभी सुमन देखती है कि एक बार फिर वही नेहा टीचर उसे अजीब तरीके से घूर रही है, लेकिन इस बार सुमन अपने दोस्तों को नहीं बताती और टीचर के पीछे पीछे जाने लगती है। वह टीचर आगे आगे जाते हुए एक न्यूज एरिया में जाती है, जहां पर स्कूल की सारी न्यूज और आर्टिकल्स रखे होते हैं। वहां जाकर टीचर अचानक ही कहीं गायब हो जाती है और ये देखकर सुमन डर जाती है। सुमन वहां से जाने लगती है, तभी उसके पैर में न्यूज़पेपर गिरता है। उस न्यूज़पेपर को उठाकर सुमन पढ़ना शुरू करती है, तो वो देख के हैरान हो जाती है कि जिस टीचर को 2 दिन से वो स्कूल में देख रही है, उस टीचर की डेथ तो 40 दिन पहले ही हो चुकी थी इसी स्कूल की बिल्डिंग से गिरकर। अब ये देख सुमन बहुत डर जाती है और पेपर को लेकर अपने दोस्तों के पास जाने लगती है, लेकिन वो देखती है कि उस टीचर की आत्मा उसको अब हर जगह दिखने लगती है। वो डर कर किसी को कुछ नहीं बताती और स्कूल के बाद अपने घर चली जाती है, लेकिन अब वो आत्मा सुमन का पीछा करने लगी थी। सुमन ने अपने दोस्तों को सारी बात बता दी। सुमन रात में अपने सभी दोस्तों के साथ स्कूल जाती है इसका पता लगाने के लिए। जैसे ही वो सभी स्कूल के हॉल में आते हैं, वहां की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और अब सभी को मरी हुई टीचर की आत्मा दिखाई देने लग जाती है, जो दिखने में काफी खौफनाक थी। उसके सर से खून बह रहा था। यह देख सभी वहां से भागते हुए म्यूजिक रूम में चले जाते हैं, जहां प्रिया एक अलमारी से टकरा जाती है और अलमारी का गेट खुल जाता है, जिसमें से गार्ड की सड़ी हुई लाश बाहर गिर जाती है। यह देख सभी दोस्त चीखने लगते हैं और अब वहां की लाइट भी ऑफ हो जाती है। तभी पवन कहता है, जरूर इस गार्ड को उसी आत्मा ने मारा होगा जो हमारे पीछे पड़ी है। जल्दी से भागो यहाँ से, वरना सभी मारे जाएंगे। इसके बाद सभी दोस्त भागते हुए स्कूल के गेट के पास आते हैं और बाहर जाने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से उनका म्यूजिक टीचर आता है और कहता है, क्या हुआ? तुम सभी ऐसे क्यों भाग रहे हो? यह सुन सभी रुक जाते हैं और टीचर को देख उनको कहते हैं, सर वो आत्मा हम सभी को मारना चाहती है, आप भी चलो यहाँ से। सर उसने गार्ड को भी मार दिया, आप चलो यहाँ से। म्यूजिक टीचर उनकी बात मान ही नहीं रहा था और कहता है, अरे यहाँ कोई आत्मा नहीं है, तुम्हें वहम हुआ है। चलो आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आओ मेरे साथ। अब ये सुन प्रिया सर के पास जाने लगती है। उसको रोकने के लिए रोहन और पवन जैसे वापस स्कूल के गेट के अंदर जाते हैं, वो वहीं फंस जाते हैं। उनके पैर हिल तक नहीं पा रहे थे। सुमन तुम भाग जाओ, हम दोनों यहाँ फंस गए हैं, तुम जाओ यहाँ से। इतने में एक और न्यूज़पेपर उड़ता हुआ सुमन के पास आता है, जिसमें लिखा था
कि म्यूजिक टीचर ने एक नेहा नाम की टीचर पे काला जादू करके उसको मार दिया और उसके बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। तभी वो ये बात अपने सभी दोस्तों को बता देती है। उसके बाद म्यूजिक टीचर देखते ही देखते एक खौफनाक भूत में बदल जाता है और एक झटके में ही वो प्रिया को मार देता है। और अब ये देखकर सुमन अपने दोस्तों को बचाने के लिए भागती है। तभी टीचर का भूत उसको उठाकर दूर फेंक देता है और उसके बाद पवन और रोहन को मारने के लिए दोनों को स्कूल की छत पर लेकर जाने लगता है। तभी अचानक ही सुमन को याद आता है कि जब म्यूजिक रूम में गलती से गिटार पे पैर लग गया था तो उसके म्यूजिक टीचर भी वहीं थे और उनको भी दर्द हुआ था। तो वो भागते हुए जाती है और गिटार को लेकर छत पे आ जाती है जहां उसके दोस्त हवा में लटक रहे थे। तभी वो गिटार को भूत के सामने तोड़ देती है, जिस पर भूत दर्द से चिल्लाने लगता है। ऐसा मत करो वरना मैं सभी को मार दूंगा। रख दो उस गिटार को वापिस रखो उसे। लेकिन सुमन बिना डरे गिटार को तोड़कर जमीन पर फेंक देती है, जिसके बाद उस गिटार में आग लग जाती है और टीचर भूत भी जलकर मर जाता है और उसके दोस्तों को अच्छी टीचर की आत्मा बचा लेती है और तीनों वापस अपने घर चले जाते हैं।